सो टुडे इन दिस वीडियो हम लोग कर रहे हैं इंक्लूसिव स्कूल, आप कह लीजिए इंक्लूसिव स्कूल स्पेशल एजुकेशन। इसमें हमारा बीएड में एक टॉपिक है जिसका नाम है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिशियन, थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट इन इंक्लूसिव स्कूल। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है इसको कवर करते हैं फुली कॉम्प्रहेंसिवली। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले चीज़ तो क्या है, आखिर क्यों इन्वॉल्व करनी है, ये सब चीज़ें करनी क्यों है, कि हमें थेरेपिस्ट है, ये सब चीज़ें क्यों इन्वॉल्व करनी है। तो आपको पता है कि हम जब बात कर रहे हैं इंक्लूसिव क्लासरूम की, तो इंक्लूसिव का मतलब ये होता है वहाँ पे हर कल्चर के, हर रिलीजन के, स्पेशल हों, डिसेबल्ड हों, जैसे भी हों बच्चे, वो सारे के सारे बच्चे जो हैं टैलेंटेड हों, सब एक साथ एक क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जब आपको पता है कि कोई स्पेशल चाइल्ड है, तो कभी हमें उस स्पेशल चाइल्ड की वो उस स्पेशल चाइल्ड को हम इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर कैसे इन्वॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें थेरेपिस्ट की ज़रूरत होगी, है ना। या उसके लिए जो भी स्पेशलाइज्ड उसका फिजिशियन है, मान लीजिए जो ऑर्थोपेडिकली अगर वो स्पेशल है, तो हमें उसको फिजिशियन की ज़रूरत होगी। वो बताएगा हमें कि क्या इस बच्चे को किस तरीके की चीज़ें हमें देनी है। या फिर कोई मेंटली चैलेंज्ड है या फिर कोई डिप्रेशन में है, तो उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी, है ना। या फिर उसके अलावा थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत होगी। तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हमें ये सब लोग इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारी क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बच्चे बैठे हुए हैं, और उन सबको हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है, एक ऐसा नर्चरिंग इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे हर बच्चा एकेडमिकली, सोशली और इमोशनली तीनों तरीके से आराम से डेवलप हो पाए। ठीक है। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये एक्सपर्टीज़ और पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लाते हैं। एक एक्सपर्टीज़ होता है, हमें पता है कि हम अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं टीचिंग में। आप अपना ग्रेजुएशन करके ही टीचर क्यों नहीं बन गए, क्योंकि टीचिंग इज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, उसके लिए आपको लर्न करनी पड़ती है कुछ स्ट्रैटेजीज़। तो वही है कि आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, और वो एक्सपर्टीज़ ये प्रोफेशनल्स जो हैं ये हमको लेकर आते हैं। अदर थिंग इज़ पर्सपेक्टिव्स लेकर आते हैं बहुत सारे। अगर एक बच्चा एक तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा क्लास में, तो वो बहुत सारे डिफरेंट तरीके लेकर आते हैं। वो हर तरीके की नीड को, बच्चे की हर तरीके की नीड को अचीव करने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी क्या डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, क्या बैकग्राउंड्स हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान जो है उस बच्चे के लिए बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा टॉपिक जो है, आपको एक बार वापस लिख कर चलती हूँ। तो फिजिशियन, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत इन तीनों की है, तो हम तीनों को वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं थेरेपिस्ट। ठीक है। तो एक सेकेंड, ओके। सो सबसे पहले थेरेपिस्ट। तो भाई थेरेपिस्ट जो होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है ना। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है ये बच्चों को ओटीज असिस्ट स्टूडेंट इन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग देयर फाइन मोटर स्किल्स, सेंसरी प्रोसेसिंग एंड डेली लिविंग स्किल्स। तो ये लोग जो डेली का जो काम होता है ना बच्चों का, उनकी जो सेंसरी स्किल्स होते हैं उनको प्रोसेस करने में ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सिर्फ क्लास में आ गए और आकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नहीं भाई, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं टीचर के साथ, और उस एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उस बच्चे को एकोमोडेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इट्स सेंसरी नीड्स और मोटर चैलेंजेस। उसके मतलब ऑटिज्म होता है, कि डाउन सिंड्रोम होता है, तो बच्चा पकड़ना चाह रहा है, कोई चीज़ नहीं पकड़ पाता, तो उसको उस तरीके से उसको कुछ चीज़ें बड़ी दे दी या हेल्प कर दी। तो ऐसी चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो वहाँ पर करता है। ठीक है। ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ये इंडिविजुअल थेरेपी सेशंस दे सकते हैं, ग्रुप थेरेपी सेशंस दे रखे हैं, है ना। जैसे बच्चा है, बच्चे को हैंड राइटिंग में डिफ़िकल्टी है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में डिफ़िकल्टी है, या सेंसरी सेंसिटिविटीज़ हैं, इन सब चीज़ों में अगर उसको दिक्कत है, तो क्या है, ओटी क्या करेगा, उनको थेरेपी सेशंस देगा, है ना। उनको चाहे ग्रुप में दे, हो सकता है 4-5 बच्चे हों तो चारों पाँचों बच्चों को एक साथ ले आए, है ना, और उसके बाद उनको दे। ठीक है। तो क्या करेगा ये, इसका काम है कि जो भी हैंड राइटिंग में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है उनको हेल्प करेगा तरीके से, उनकी जो मोटर स्किल्स हैं उनको ठीक करने में। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। जो हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों को स्पीच से लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बोल नहीं पाते हैं ठीक से, क्लियरली नहीं बोल पाते हैं ओवरऑल। ठीक है। तो एसएलपीज़ जो होते हैं, शॉर्ट में हम इनको बोलेंगे स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को। ये लोग क्या करते हैं, वर्क विद स्टूडेंट हु हैव स्पीच लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। तो जिन बच्चों के लैंग्वेज में दिक्कत है, लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि ये लैंग्वेज नहीं आ रही,
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ कभी काफ़ी बच्चे होते हैं वो क्लियरली नहीं बोल पाते, आपने और हमने सबने उस तरीके के बच्चे देखे हैं, ठीक है, हु हैव उनको स्पीच को लेकर के बहुत प्रॉब्लम है, लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हैं ठीक से, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स है ना, एनजाइटी है ना, अपनी बात अच्छे से नहीं कह पा रहे, पब्लिक फोबिया हमको आपको सबको एक टाइम पे रहा था, लेकिन एक टाइम एक चीज़ होती है जहाँ पे वो उसका लेवल कुछ ज़्यादा है। तो जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है ना, वो इसी जगह पर काम करते हैं, वो उनके स्पीच को, लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो चेक करते हैं कि दे असेस स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ एंड डेवलप इंडिविजुअलाइज थेरेपी प्लान्स टू इम्प्रूव स्किल्स सच एज आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, फ्लुएंसी एंड सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये स्टूडेंट की कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ जो हैं डेवलप करते हैं, इंडिविजुअलाइज थेरेपी प्लान्स टू इम्प्रूव स्किल्स, जैसे कि आर्टिकुलेशन हो गया है ना। तो ये पहले असेस करेंगे, क्लास में जाएंगे, असेस करेंगे कि इस बच्चे की प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही थेरेपी प्लान्स बनाएंगे कि मैं इसको कैसी थेरेपी दूंगा जिससे कि इसकी आर्टिकुलेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन और फ्लुएंसी जो है वो ठीक हो जाए। और एक सोशल कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि सोशल कम्युनिकेशन जो है वो बेटर और बेस्ट उसका कैसे हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हमें डे बाय डे करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज SLPs कोलैबोरेट, डेफिनेटली कोलैबोरेट टीचर के साथ करना पड़ेगा टू इंटीग्रेट कम्युनिकेशन गोल्स इनटू द करिकुलम एंड सपोर्ट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड सोशल इंटरेक्शंस, ठीक है। तो वो बंदा क्या करेगा, वो पर्सन कोलैबोरेट करेगा टीचर के साथ और कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज़ में उन बच्चों को के लिए अलग से सेशंस लाएगा, जिससे वो बच्चे उन सारी एबिलिटीज़ में एक्सपर्ट हो पाए, ठीक है। द अदर थिंग इज, गिव मी अ सेकेंड, ओके, या नेक्स्ट इज फिजिकल थेरेपिस्ट, है ना, फिर आते हैं आपके फिजिकल थेरेपिस्ट, है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे, मोबिलिटी पे, फिजिकल फिटनेस पे काम करेंगे, है ना। फिजिकल थेरेपिस्ट क्या करेंगे, यही करेंगे, वो बच्चे की स्ट्रेंथ पे, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनका कोऑर्डिनेशन, आपका बिल्कुल कोऑर्डिनेशन जो है, बैलेंस जो है, वो सब जो कौन देखेगा, फिजिकल थेरेपिस्ट देखेगा। बहुत ज़रूरी होता है ये, है ना। आपको इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर एक फिजिकल थेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे की मोबिलिटी, बच्चे की फिजिकल फिटनेस के लिए। आजकल हम सबको पता है कि फिटनेस किसी भी की भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे एक फिजिकल थेरेपिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या, ये टीचर के साथ मिल करके क्लासरूम एनवायरनमेंट ऐसा बनाएंगे जहाँ पर बच्चों के मोबिलिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको ये कंकर कर पाए, है ना। क्या कर सकते हैं वहाँ पर मोबिलिटी के चैलेंजेस के लिए, इसके एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेशन के अंदर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिहेवियर थेरेपिस्ट, वी हैव ओके, बिहेवियर थेरेपिस्ट। तो बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है, ये बिहेवियरल चैलेंजेस, हमें पता है बच्चे कई बार जो फॉर्मल सिचुएशन है, लाइक स्कूल में भी बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर जाते हैं या बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग्स में डिफरेंस नहीं पता, है ना। तो वो बिहेवियरल थेरेपिस्ट वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, और आजकल इनकी ज़रूरत बहुत है, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे खेलने, सिर्फ अंदर घर में हैं, फ़ोन्स देख रहे हैं, इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, आउटडोर में नहीं जा रहे हैं, वो सोशली चैलेंज्ड है इस वक्त पे। तो उनको ज़रूरत है कि एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट वहाँ पर हो, जो उनकी सोशो इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ है ना, उनको कॉन्कर करने में हेल्प करे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा थेरेपिस्ट, असेसमेंट करेगा कि उसका प्रॉब्लम का आखिर बैकग्राउंड क्या है, क्या घर पर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, या फिर कोई बाहर की प्रॉब्लम है, या स्कूल में कोई परेशान कर रहा है, या कोई और इंटरनल उसको प्रॉब्लम है। तो पहले वो आइडेंटिफाई कर लेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसके लिए बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान्स जो है वो बनाएगा, जिससे कि वो उनको एड्रेस कर पाए, ठीक है। द अदर थिंग इज़ कि बिहेवियर थेरेपिस्ट जो होते हैं, वही हमें पता है कोलैबोरेशन टीचर के साथ बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट स्ट्रैटेजीज़। अभी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि टीचर अगर बच्चा इस तरीके से बिहेव करे तो टीचर उसे मारे या पनिशमेंट दे। टीचर को ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर यूज़ करे, जिससे कि बच्चा इम्प्रूव हो पाए, उसको सोशल स्किल्स सिखाए, पढ़ाते पढ़ाते उनको सोशल स्किल्स सिखाए, और एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए डेवलप करे, ठीक है। तो ये हमारा थेरेपिस्ट था। देन वी हैव साइकोलॉजिस्ट, हमें पता है तीन चीज़ें पढ़नी है हमें, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिजिशियन, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंक्लूसिव क्लास स्कूल्स बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट टू स्टूडेंट एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल नीड्स। बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिस्ट की कि वो स्टूडेंट के एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल नीड्स को क्या करे,
चैलेंज कर उसको हेल्प करे उसको इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो सबसे पहला काम साइकोलॉजिस्ट का क्या है, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है भाई, साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, पहले असेसमेंट्स करेगा जिससे वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी सपोर्ट नीड्स बनाएगा। वो लोग स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करेंगे। आपने थर्ड सेमेस्टर में या जिसमें भी आपने पढ़े होंगे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हमने बनाए हुए हैं, शायद चैनल पे भी एक वीडियो पड़ा हुआ है इसका, है ना। तो पहला असेसमेंट कैसे करेगा, टेस्ट जो हम बनाते हैं ऑब्जर्वेशंस करेगा, इंटरव्यूज़ लेगा, बिहेवियरल असेसमेंट करेगा, है ना। और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट की कॉग्निटिव एबिलिटीज़, एकेडमिक, इमोशनल वेलबींग और सोशल फंक्शनिंग के ऊपर काम करेगा। ठीक है, ये क्यों कर रहा है असेसमेंट, जिससे कि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए बच्चे के बारे में कि वो क्यों इस तरीके से या दूसरी तरीके से बिहेव कर रहा है ना। तो साइकोलॉजिस्ट की यहाँ बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से हर कोई डरता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तुरंत थेरेपी शुरू कर देगा, नहीं भाई, सेशंस शुरू नहीं करेगा, पहले वो जाएगा रूट्स तक कि क्या प्रॉब्लम है आखिर, है ना। तो वो ही यहाँ पर आकर के एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो कर रहा है। ठीक है, ऐसा कर लेगा। फिर उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड इंटरवेंशन बनाएगा, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट प्लान बनाएगा हर बच्चे के लिए, काउंसलिंग जो बच्चा जैसा होगा उसके लिए वैसा टाइम बनाया जाएगा, काउंसलिंग सेशंस देगा, थेरेपी देगा, सोशल इमोशनल सपोर्ट देगा स्टूडेंट को कि वो चैलेंजेस के साथ कॉप कर पाए। हो सकता है कि वो फेल हो रहा है बार बार, तो उसको एक सपोर्ट देना यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि एक बच्चा है, मान लीजिए कोई फर्स्ट आता है हमेशा और अभी वो 10th आ गया, तो उसको इस वक्त पे सोशल इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि उसने एक माइंडसेट यहाँ पर बना रखा है कि आई एम अ टॉपर ऑलवेज, है ना। और वो जब 10th आता है तो उसको उस वक्त पे इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि वो उन चैलेंजेस के साथ कोप अप कर पाए, है ना, रेजिलियंस को बिल्ड कर पाए और एक हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो बना पाए। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट का काम है सिर्फ टीचर ही नहीं, जबकि पेरेंट्स के साथ, अदर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर के कुछ यूनिक एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जिससे बच्चे का एक जो मेंटल सेट है वो उसको इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो ये काम हमारे साइकोलॉजिस्ट का है। ठीक है, अदर थिंग क्या काम है, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, साइकोलॉजिस्ट असिस्ट इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट प्लान्स टू एड्रेस चैलेंजिंग बिहेवियर्स एंड प्रमोट पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो दे वर्क, टीचर के साथ मिलते हैं, काम करते हैं, एक सपोर्टिव क्लासरूम जो है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। टीचर को सिखाते हैं कि भाई आप ऐसी सोशल स्किल्स यूज़ कीजिए, इस तरीके से बच्चे का बिहेवियर जो है वो इफेक्टिवली जो है मैनेज हो पाएगा। देन साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन टू एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स ऑन बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रेनिंग और कंसल्टेशन जो है वो एजुकेटर्स को, पेरेंट्स को, यहाँ पे सिर्फ हम बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ टीचर के साथ कोलैबोरेट करना ज़रूरी नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ साइकोलॉजिस्ट शुड कोलैबोरेट विद द अदर प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी ऑल्सो, जिससे कि बच्चे का एक पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट वहाँ पर वो बन पाए। ठीक है, देन क्राइसिस इंटरवेंशन एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट को देना है। कि जो भी साइकोलॉजिस्ट ऑफर क्राइसिस इंटरवेंशन एंड सपोर्ट टू स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग इमोशनल डिस्ट्रेस, ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ इशू। कभी कभी बच्चे के साथ घर पर ऐसी चीज़ हो जाती है कि कोई पेरेंट्स की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो बच्चा उस वक्त ट्रॉमा से निकल रहा होता है, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। इमोशनली वो उस वक्त बहुत वीक होता है, उसको उस वक्त से निकालने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बच्चों के साथ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बच्चे अपनी ग्रैंड मदर के साथ, ग्रैंड फादर के साथ जो है बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, वो गुजर जाते हैं, तो फिर बच्चे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक जो है फील करते हैं। अगर कभी कभी सेपरेशन हो जाता है पेरेंट्स के बीच में, तो वहाँ पे बच्चे को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो काउंसलिंग सेशन, क्राइसिस काउंसलिंग, है ना, और ये सब चीज़ें बच्चे को दे और उसको डायरेक्शन दिखाए कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप किस तरीके से निकलेंगे। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट जब वो देख रहा है कि बच्चा इमोशनल डिस्ट्रेस में, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो वहाँ पे वो स्कूल स्टाफ जो है उसके साथ मिलेगा, कम्युनिटी रिसोर्सेज के साथ मिलेगा, मेंटल हेल्थ के अगर एनजीओज़ हैं उनके साथ मिलेगा। और अगर उसे ऐसा लगता है कि बच्चा अभी स्कूल में रह करके उसके थेरेपी सेशन से अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो उसको एडिशनल सपोर्ट के लिए आगे कहीं और भी रेफ़र करेगा। ठीक है, उसके अलावा कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन, गिव मी अ सेकेंड,
या साइकोलॉजिस्ट सर्व एज अ कंसल्टेंट टू टीचर्स, है ना। साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व कर ली चीज़ें, तो वो टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और अदर प्रोफेशनल्स को गाइड करता है, उनको एज अ कंसल्टेंट काम करता है कि आपको इस तरीके से एकेडमिक, सोशल और इमोशनल नीड्स जो हैं बच्चों की, वो आपको अचीव करनी है, वो एड्रेस करनी है, आपको इस तरीके से तरीके बताता है वो, है ना। तो आप देख लीजिए कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। उसके अलावा ये पार्टिसिपेट करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग्स में, है ना। केस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत सारे केसेस होते हैं जिसको डिफरेंट प्रोफेशनल्स ये लोग मिल करके करते हैं कि किस तरीके से चीज़ को हैंडल की जाए, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साइकोलॉजिस्ट आया, उसने ऑब्जर्व किया और एक प्लान बना के दे दिया, नहीं भाई, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ बैठ करके एजुकेशनल प्लान बनाया जाता है, जिससे कि एक्सपर्टीज़ और एक गाइडेंस जो है वो सब स्टूडेंट्स को मिल पाए विद डाइवर्स नीड, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट कोलैबोरेट करते हैं कम्युनिटी एजेंसीज़ के साथ, एनजीओज़ के साथ, पहले भी हम बात कर चुके हैं, बहुत सारे एनजीओज़ काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स के साथ, अदर एक्सटर्नल रिसोर्सेज, जिससे कि कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट जो है वो स्टूडेंट एज वेल एज फैमिली को भी मिल पाए। फैमिली को भी, कभी कभी फैमिली इतनी क्राइसिस से गुजर रही है कि बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो फैमिली को भी हेल्प करे। कभी अगर इकोनॉमिकली ठीक नहीं है तो गवर्नमेंट के साथ मिल करके फ्री राशन वाले में अगर एनरोल नहीं है तो वो करवा दिया। तो ये सब काम भी यहाँ पे स्कूल जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो मिल करके कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट वन इज़ रोल ऑफ फिजिशियन। फिजिशियन का क्या रोल हो सकता है भाई, फिजिशियन का रोल बहुत ज़रूरी है, मेडिकल सपोर्ट और मैनेजमेंट। पहली चीज़ तो फिजिशियन के पास मेडिकल एक्सपर्टीज़ होती है, जिससे कि जिससे जैसे बच्चे को कोई हेल्थ कंसर्न है उसके लिए, तो क्रॉनिक कंडीशन है कभी कभी, जो मान लीजिए किसी बच्चे को कोई क्रॉनिक बीमारी है, बहुत क्रॉनिक का मतलब काफ़ी टफ बीमारी है, तो उसके लिए एक फिजिशियन की बहुत ज़रूरी है। कोई डिसेबिलिटी है उसे, और उसे अगर कोई स्पेशल हेल्थ केयर नीड चाहिए तो वहाँ पर फिजिशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिजिशियन ऐसा नहीं, आप आजकल स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होता है कि टाइमली मेडिकल चेकअप्स होते हैं, तो वो फिजिशियन की वहाँ पर ज़रूरत होती है। ये लोग क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री बच्चे की देखते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोस करते हैं और मेडिकल कंडीशन को स्कूल में रह करके मैनेज करते हैं। ऐसा होता है कई बार कि स्कूल्स जो हैं वो एडमिशन लेने से बच्चे को मना कर देते हैं कि ये बीमार है, तो वहाँ पर फिजिशियन की जो है वो हेल्प आ सकती है। फिजिशियन कोलैबोरेट करेंगे, डेफिनेटली बच्चे को बीमारी है तो फिजिशियन को कोलैबोरेट करना पड़ेगा फैमिलीज़ के साथ, एजुकेटर्स के साथ, है ना, और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, जिससे कि वो एक हेल्थ मैनेजमेंट का प्लान बना पाए कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो इसको इस वक्त पे हमें ये चीज़ देनी है। या फिर वो अगर वॉशरूम जाना चाह रहा है तो कई बार टीचर मना कर देते हैं, तो उसको पता है कि ये बच्चा जाना ज़रूरी है इसका, तो वो उसी तरीके से बच्चे को डील करेंगे, ठीक है। मेडिकेशन उसकी हमेशा वहाँ पर रहेगी, उसको डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रहेगा, है ना, कि बच्चा कहीं कैंटीन में जाकर कुछ तो नहीं खा रहा, तो अगर उसको फैटी लीवर है मान लो, तो वो कहीं जा तो नहीं रहा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो फिजिशियन बताएगा और प्रोटोकॉल्स बताएगा कि अगर कभी ये इस तरीके से बिहेव करे तो आपको ये काम करना है ना। तो प्रोटोकॉल्स बनाना भी काम है किसका, एक फिजिशियन का। अदर थिंग इज़ हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन, है ना। तो हेल्थ प्रमोशन और एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिजिशियन प्रमोट करते हैं हेल्थ और वेलनेस अमंग स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन प्रिवेंटिव केयर पे, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स पे और डिजीज़ मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो फिजिशियन जो है वो प्रमोट कर रहे हैं क्या, हेल्थ और वेलनेस अमंग स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, किस पे, प्रिवेंटिव केयर पे, बच्चे को बताना कि आगे प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं है कि फिजिशियन का काम यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि आपको प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसको मैनेज करना, नहीं भाई, उसको पहले से इम्प्रूव करवाना कि अगर कि कोई क्रॉनिक कंडीशन ना हो जाए, उसके लिए प्रिवेंटिव केयर देना, उसके लिए एजुकेशन देना बच्चों को, ये भी एक फिजिशियन का काम है। उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की हैबिट्स बताना कि क्या जंक है, क्या हेल्दी है, और डिजीज़ अगर कोई है तो फर्स्ट एड आपको कैसे देना है, हार्ट अटैक है तो आपको सीपीआर कैसे देना है, तो बच्चे को ये सब चीज़ें एक फिजिशियन जो है वो सिखाएगा, ठीक है। अदर थिंग इज दे विल डिलीवर प्रेजेंटेशंस और वर्कशॉप्स ऑन टॉपिक, है ना। तो वर्कशॉप्स प्रेजेंट कर सकते होती हैं स्कूल्स में आजकल। तो न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन किससे मिलता है, एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए, हाइजीन के बारे में, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर रही हूँ मैं, जो कि
आम तौर पर नेग्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चों को, छोटी बच्चियों को 6 क्लास की, 7th क्लास की हैं, तो हमें पता है कि प्यूबर्टी एज बहुत कम हो गई है, तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं गर्ल्स को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके अलावा सेफ्टी टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज़, ये सारी चीज़ें बताना भी एक फिजिशियन का यहाँ पर रोल है। उसके अलावा फिजिशियन वर्क करते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट सपोर्ट अ हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट, जैसे कि फूड एलर्जी मैनेजमेंट, है ना। तो फिजिशियन जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलते हैं और मिल कर के कुछ कि अगर किसी बच्चे को एलर्जी हो गई तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, है ना। वैक्सीनेशन होना है तो वैक्सीनेशन का कैंप लगा दिया, लगता है कैंप, है ना। हेल्थ की स्क्रीनिंग्स, कि बच्चा अगर ज़्यादा हैवी होता जा रहा है तो क्यों होता जा रहा है, उसको मैनेज करना, फैमिली को बताना कि ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, या फिर कैंटीन में ऐसी चीज़ें ना रखवाना जो कि बच्चे की हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगी नेगेटिवली। ठीक है, अदर थिंग इज़ इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड फर्स्ट एड, है ना। तो नेक्स्ट वन इज़ एक सेकेंड, यस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड फर्स्ट एड। तो फिजिशियन जो है वो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स जो है विद इन द स्कूल सेटिंग वो बनाते हैं, है ना। वो स्कूल स्टाफ को, यहाँ पे स्कूल स्टाफ का काम है कि स्कूल स्टाफ को ट्रेन करते हैं कि अगर कोई इशू आता है, बेसिक फर्स्ट एड टेक्निक, सीपीआर, इमरजेंसी प्रोटोकॉल, कि अगर किसी को कोई भी इमरजेंसी आती है तो उस वक्त पे आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, कट लग गया है तो क्या करना है, फर्स्ट एड का सीपीआर देना है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा, फिजिशियन करेगा। फिजिशियन में सर्व एज अ मेडिकल एडवाइज़र टू द स्कूल्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सही बात है। फिजिशियन जो है वो स्कूल की जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है उसके लिए मेडिकल एडवाइज़र, एज अ मेडिकल एडवाइज़र काम करेगा और गाइडेंस देगा ऑन मेडिकल पॉलिसीज़ के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर टू एड्रेस मेडिकल इमरजेंसीज एंड क्राइसिस सिचुएशंस। कुछ पॉलिसीज़ बताएगा, है ना, कि इस तरीके से आपको स्टेप लेने हैं, प्रोसीजर्स बताएगा। तो ये काम है फिजिशियन का कि वो स्कूल स्टाफ को ट्रेन करे, स्कूल को ट्रेन करे चीज़ों के लिए। ठीक है, अदर थिंग इज़ कोलैबोरेशन कंसल्टेशन। तो कोलैबोरेशन करना भी फिजिशियन का काम है। हम शुरू से देख रहे हैं कि हर किसी का काम है कि कोलैबोरेशन करना है। तो आपको पता है कि लर्निंग वेल तभी हो सकती है जब हम किसी के साथ कोलैबोरेट करें। ठीक है, तो फिजिशियन कोलैबोरेट करते हैं स्कूल नर्सेस के साथ, काउंसलर्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सारे टीम मेंबर्स एक साथ बैठते हैं, फिर बच्चे को लेकर के हेल्थ मैनेजमेंट प्लान बनता है। ठीक है, वही पार्टिसिपेट करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग्स में, केस कॉन्फ्रेंसेस में, और फिर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जो है वो बनेगा। फिजिशियन अदर एजुकेटर्स के साथ कंसल्ट करेगा, फैमिली को बताएगा कि आपके बच्चे की ये इस हेल्थ की वजह से आपके बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो रही है या किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है। तो ये काम भी है फिजिशियन का। ठीक है, तो कॉन्क्लूड करते हैं, तो कॉन्क्लूड करें तो अगर ठीक है, तो ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और फिजिशियन जो है एक इंक्लूसिव क्लासरूम में एनहांस करता है सपोर्ट अवेलेबल टू स्टूडेंट्स विद डाइवर्स नीड्स, प्रमोट करता है देयर ओवरऑल वेलबींग एंड फोस्टर्स एन एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट्स कैन थ्राइव एकेडमिकली, सोशली एंड इमोशनली। ठीक है, थ्रू कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअलाइज्ड केयर, these professionals contribute to creating an inclusive educational experience that meets the unique need of every student। ठीक है, तो वही 3 C's होते हैं हर चीज़ के, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंडिविजुअलाइज्ड केयर जो है वो हम बच्चों को देंगे, जिससे कि एक बच्चा जो है वो एक क्लासरूम के अंदर अच्छे से इन्वॉल्व हो पाए और हर किसी बच्चे की जो यूनिक नीड्स हैं उनको हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। और आगे भी आपके बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो पड़े हुए हैं बीएड को लेकर, सीटेट को लेकर, तो जा कर के उसे देखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।